हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ साक्षी। स्वागत है आप सभी का लर्न विद साक्षी में। आज हम प्रश्न संख्या 9 शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए देखेंगे। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। शिक्षा आजकल बाल केंद्रीय शिक्षा का रूप ले चुकी है। बाल केंद्रीय शिक्षा का संप्रत्यय मनोविज्ञान की देन है, जिसका तात्पर्य बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, मानसिक स्तरों तथा उनकी आयु आदि के आधार पर शिक्षा प्रदान करना। बालकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने प्रभावशाली शिक्षण हेतु अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनके विषय में एक शिक्षक को अवश्य जानना चाहिए। पहला है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा तथा रुचि शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचिपूर्वक कार्य करते हैं। फलस्वरूप अधिगम प्रक्रिया अधिक सजीव तथा प्रभावशाली होती है। दूसरा है अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत। यह सर्वविदित तथ्य है कि यदि अर्जित ज्ञान का अभ्यास एवं पुनरावृत्ति की जाए तो छात्र सरलता से स्मरण रख सकते हैं। अतः शिक्षण प्रक्रिया में पुनरावृत्ति तथा अभ्यास को अवश्य स्थान दिया जाना चाहिए। इसके बाद है तत्परता का सिद्धांत। छात्रों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसके लिए उनमें मानसिक तत्परता अवश्य होनी चाहिए। मानसिक तत्परता के अभाव में छात्र भली भांति सीखने में रुचि नहीं लेते। पढ़ाते समय छात्रों की मानसिक परिपक्वता का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। चौथा है परिवर्तन, विश्राम व मनोरंजन का सिद्धांत। शिक्षण कार्य यदि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो छात्रों को थकान होने लगती है, उनकी रुचि पढ़ने में कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि विषय वस्तु, शिक्षण विधियों या शिक्षण वातावरण में परिवर्तन लाया जाए अथवा छात्रों के विश्राम, मनोरंजन की व्यवस्था की जाए तो शिक्षण प्रभावशाली हो जाता है। पांचवा है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक है कि ज्ञानेंद्रियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। अधिगम के विभिन्न पक्षों के लिए विभिन्न प्रकार की क्षमताएँ चाहिए जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा प्रभावशाली अधिगम की कुंजी है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को पढ़ाते समय ज्ञानेंद्रियों को आवश्यकता अनुसार शिक्षण का आधार मानकर पढ़ाए। इसके बाद है स्व अधिगम का सिद्धांत। यदि छात्र स्वयं प्रयास करके सीखते हैं तो उनका सीखना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को इस प्रकार निर्देशित करे कि वे स्वयं अधिगम की ओर प्रयास करें, जिससे उनमें ज़्यादा आत्मनिर्भरता विकसित हो। स्वाधिगम की प्रवृत्ति उचित परिस्थितियों तथा प्रशिक्षण द्वारा डाली जानी चाहिए। इसके बाद है सातवां प्रतिपुष्टि पुनर्बलन का सिद्धांत। छात्रों को पुनर्बलन देकर शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति के विषय में सूचनाएं दी जानी चाहिए। छात्र ऐसी स्थिति में कार्य जल्दी समझते हैं और दोहराते हैं। उनमें शिक्षक अच्छी आदतों का विकास कर सकता है। इस प्रकार प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आठवां है सहानुभूति तथा सहयोग का सिद्धांत। एक अच्छे शिक्षक के साथ छात्रों का बड़ा आत्मिक संबंध होता है। शिक्षक और छात्र परस्पर एक दूसरे को समझते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ सहानुभूति रखते हुए उनकी मुश्किलों को सरल बनाकर सहयोग देता है। छात्रों की अनुभूति और विचारों को समझता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक सक्रिय, सरल तथा प्रभावशाली बन जाती है। नौवां है उद्दीपन का सिद्धांत। एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों की अनुक्रियाओं के लिए समुचित उद्दीपनों की व्यवस्था करता है, जिससे छात्र की रुचि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बनी रह सके। 10वां है समूह गति शास्त्र का सिद्धांत। मनोविज्ञान विश्वास करता है कि छात्र समूह में ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। अतः एक शिक्षक को समूह गति शास्त्र का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना चाहिए। 11वां है स्व अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मकता का सिद्धांत। वे छात्र जो कक्षा में नए विचार, नई खोजें, मौलिकता युक्त क्रियाएं प्रस्तुत करते हैं, उन्हें शिक्षक द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तभी वे बड़े होकर नवीन आविष्कार तथा नवीन खोजें कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। स्व अभिव्यक्ति इसके लिए पहली सीढ़ी है। 12वां है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों की योग्यताओं और क्षमताओं का समुचित ज्ञान रखता है। उसे पता रहता है कि कक्षा में कौन से छात्र प्रभावशाली हैं और कौन से पिछड़े हुए हैं। वह उनकी उसी प्रकार से व्यवस्था करता है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए वह इंद्रिष्ट वातावरण की रचना
करता है, जिससे उनकी प्रतिभा का विकास हो सके। इसी प्रकार वह पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन के कारणों की खोज करके उनके लिए समुचित उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है, जिससे वे छात्र भी भली भांति विषय वस्तु अपनी आवश्यकता अनुसार सीख सकें।